दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 44 वाला देखो, द डैश विथ विच द लेडी डैश हर टीम इज यूनिक एंड द सर्ज इन सेल इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, द डैश विद विच द लेडी डैश हर टीम, है ना, द डैश विद विच द लेडी डैश हर टीम इज यूनिक। वो जो भी है वो क्या है, एकदम यूनिक है, मतलब वो कुछ स्किल्स की बात हो रही होगी या फिर कुछ जील की बात हो रही होगी, कुछ स्पीड की बात हो रही होगी। विद विच द लेडी, वो जो लेडी है वो डैश करती है अपनी टीम को, क्या करती, मोटिवेट करती होगी, या तो मोटिवेट करती होगी, ठीक है, या फिर देखो दोनों सेंस में आ सकता है। अब हम लोग इसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी, है ना, कि वो उस लेडी जो है अपनी टीम को क्या करती होगी, वो मोटिवेट भी करती होगी, या फिर हो सकता है कि वो डीमोटिवेट करती होगी, ठीक है, उसका जो मोरल है टीम का वो डाउन करती होगी। कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में, देख लेते हैं। यूनिक एंड द सर्ज इन सेल इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। तो एक तो ये जो शब्द है आपका सक्सेस, दोस्तों सक्सेस जो वर्ड है वो आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। दूसरा आपके पास एक और वर्ड मिल गया, सर्ज, ठीक है। सर्ज का मतलब होता है राइज होना, इंक्रीज होना, ठीक है, क्या होना, इंक्रीज होना। किस में इंक्रीज होना, सेल्स में इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर सेल्स में इंक्रीज होगा तो क्या हो रहा है कि वो जो लेडी है वो अपनी टीम को पॉजिटिवली ही मोटिवेट कर रही है। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों आपके जो फिलअप है, दोनों के दोनों आपके जो ब्लैंक है वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो आपके पॉजिटिव सेंस में है। कौन से सेंस में है, वो आपके पॉजिटिव सेंस में है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई कि दोनों के दोनों जो ब्लैंक हैं हमारे वो पॉजिटिव सेंस के ब्लैंक हैं। और देख लेते हैं द डैश, ठीक है, द डैश विथ विच, अब देखो द लगा हुआ है, ठीक है ना, द लगा हुआ है तो द के बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। भाई द कभी भी आया, आर्टिकल आया तो उसके बाद क्या आएगा, आपका नाउन ही आएगा। तो देखो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई, ठीक है। एक तो क्या, द नाउन और ए पॉजिटिव विथ विच, है ना, कोई एक जील है, कोई एक ईगरनेस है, कुछ ऐसा नाउन होगा। विथ विच द लेडी, वो जो लेडी है वो डैश हर टीम, वो क्या करती है, वो डैश हर टीम, अपने टीम को कुछ करती है ना, अपनी टीम को कुछ करती है, मतलब कुछ एक्शन, मतलब यहां पर वो क्या होने वाला है, वर्ब आने वाला है, ठीक है दोस्तों। कौन सा वर्ब, पॉजिटिव सेंस में कोई भी वर्ब आने वाला है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, अब जैसे लेडी क्या है, लेडी क्या है, वो सिंगल वर्ब है, सिंगल नाउन है, सॉरी, लेडी जो आपका है ये आपका सिंगुलर नाउन है। मतलब अगर सिंगल, अगर आपके प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब आता है, ठीक है, तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होने वाला दोस्तों। कौन सा वर्ब हो जाएगा, वो आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमको पता चली, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन पता चल गई, यहाँ पे नाउन आने वाला है, यहाँ पे लेडी जो है वो सिंगल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगल वर्ब आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो क्या करती है, वो डैश हर टीम, अपनी टीम को कुछ करती है, कुछ एक्शन की बात हो रही है, इज, और वो जो भी करती है वो क्या है, बड़ा यूनिक है। एंड सर्च, इंक्रीज इन सेल्स इज अ मेजर, क्या है, इंक्रीज इन सेल जो है, सेल्स में जो बढ़ोतरी है वो क्या है, अ मेजर ऑफ हर सक्सेस, उसकी जो सफलता है उसका मापदंड है, उसका मेजर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। फर्स्ट ब्लैंक हमारा देखते हैं, नाउन होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। देखो एक होता है मेलंकोली, मेलंकोली का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुख होता है, या सैड, दुख या फिर सैड, बहुत ही बैड न्यूज, इस तरीके से सैड। तो ये तो दोस्तों आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया। कौन से सेंस का वर्ड हो गया, नेगेटिव, बिल्कुल इसको कट कर दो, ए वाला आपका नहीं होगा। एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट आपका नाउन है, और कम से कम जो एक्सपर्ट है वो आपका नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव ही है। तो चलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या, स्किल, फैलेसी, फैलेसी का मतलब भी होता है एरर या मिस्टेक, ठीक है, कोई गलती, कोई एरर, ठीक है, उस तरह की यहाँ पे बात हो रही है। तो एरर, मिस्टेक जो है आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। ये भी आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। वर्थ, वर्थ मतलब बोलते हैं ना, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, वर्थ मतलब काबिल, है ना, काबिल या लायक, है ना, लायक या फिर काबिल, है ना, काबिल, उस तरीके से। तो वर्थ भी जो है आपका एक नाउन है दोस्तों, ऑफ नो वर्थ की नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। और ये भी आपका जो है
पॉजिटिव सेंस का ही एक वर्ड है, ठीक है। फिर आपके पास है स्किल्स, तो स्किल्स भी जो है वो भी आपकी पॉजिटिव सेंस की है, और वो भी जो है क्या है, द स्किल्स विद विच, हाँ, तो ये भी आपका जो है नाउन ही है। लेकिन अब हमारा देखो, आप ध्यान से, कितने हमारे कैंसिल आउट हुए, एक ऑप्शन हमारा, सॉरी, दो ऑप्शन हमारे ए और सी वाले, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, हमने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब ए और सी नहीं है, ठीक है ना, ए सी नहीं है। अब हमको क्या देखना है, बी, हमारे पास ऑप्शन में बी, डी और ई बचा हुआ है, देख लेते हैं। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से करना है भाई, यही ट्रिक होती है, ठीक है ना, यही ट्रिक है, इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेंस पहचानो। चलिए, तो द डैश, ठीक है, तो ये नाउन है, तो ये द डैश विथ विच द लेडी डैश हर टीम, ठीक है, लेडी डैश हर टीम इज यूनिक, अपनी टीम को वो क्या करती है, वो कुछ मैनेज करेगी, कुछ हैंडल करेगी, कुछ एक्शन करेगी, मतलब कुछ भी एक्शन की बात हो रही है। अब ये एक्शन भी कौन सा है, सिंगुलर एक्शन। अब देखो ध्यान से, क्या है हमारा, लीड्स है ना, तो सिंगुलर वर्ब है, ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब, और लीड है, लीड करना मतलब पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे लीड्स हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, स्पीयर हैड, है ना, तो स्पीयर हैड जो वर्ड होता है ना, एक आपका लीड वर्ड हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, डी वाला पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पीयर हैड का जो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, मैं देख लेता हूं। हाँ, स्पीयर हैड का मतलब होता है लीड करना, ठीक है, क्या करना, लीड करना, किसी चीज को आगे अग्रसर करना, उसको लीड करना, उस सेंस में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीड करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, तो इधर क्या हो गया, दूसरा क्या है, मैनेजेस, तो लेडी मैनेजेस हर टीम, उसकी टीम को वो क्या करती है, मैनेजेस। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो, एस लगा हुआ है ना, मतलब ये आपका सिंगुलर वर्ब है, मतलब ये भी आपका सही है। लेकिन स्पीयर हेड आपका सही होता दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आ गया, ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये क्या है आपका प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है, ये प्लूरल वर्ब है, तो ई वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, कौन कौन से, बी और आपका डी वाला। अब देख लेते हैं, तो देखो, द एक्सपर्ट, ध्यान देना, द एक्सपर्ट विद विच, है ना, द एक्सपर्ट विच, तो ये क्या एक्सपर्ट सही है यहाँ पे, द एक्सपर्ट विद विच, ठीक है। एक्सपर्ट तो क्या होता है, खुद ही अपने आप में एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट विद विच, जिसके साथ, तो एक्सपर्ट के साथ विथ नहीं आएगा, ठीक है। एक्सपर्ट जो वर्ड है उसके साथ क्या नहीं आएगा, विथ नहीं आएगा, तो एक्सपर्ट आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे एक्सपर्ट की प्लेस नहीं जम रही है। फिर क्या होगा, द वर्थ विथ विच द लेडी, ठीक है, एक वर्थ विथ विच द लेडी डैश हर टीम मैनेजेस हर टीम, है ना, वो अपनी टीम को क्या करती है, वो मैनेज करती है, ठीक है। मैनेजेस हर टीम इज यूनिक एंड सर्च इन सेल इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। तो दोस्तों डी वाला जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। डी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है ना, राइट हो जाएगा, लायक, काबिल, वर्थ, उस तरीके से, है ना। वर्थ का मतलब एक तरीका भी होता है, एक आर्ट भी होता है, एक स्किल भी होता है, एक तरह से जिस तरीके से वो अपनी टीम को लीड करती है ना। तो ये डी वाला जो है आपका एब्सोल्युटली राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 45th वाला, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज डैश वुमेन मोर असर्टिव देन एवर बिफोर, ठीक है। क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है, जो एक आज़ादी जो है, किसकी आज़ादी, इकोनॉमिक, आर्थिक जो हमारी जो आज़ादी है, मतलब एक कमाने का टेंशन नहीं, है ना, जॉब सिक्योरिटी पूरी होना, है ना, और मतलब जॉब के लिए कोई परेशानी ना होना, एक तो वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और उसके साथ में एजुकेशन जो है, ये दोनों क्या, इन्होंने क्या करा, हैज। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि हैज आया, तो हैज आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। अगर वर्ब आएगा तो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एक आर्थिक आजादी, और एजुकेशन, शिक्षा तो हमेशा कुछ अच्छा इफेक्ट लाती है। हैज डैश वुमेन, शिक्षा ने और इकोनॉमिक आर्थिक आजादी ने क्या किया, शिक्षा इन दोनों ने क्या किया, डैश वुमेन मोर असर्टिव। असर्टिव जो है ये आपका एक
पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, आगे की ओर अग्रसर होना, है ना, असर्टिव देन एवर बिफोर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। कौन से सेंस में बात हो रही है, हमारी पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो आर्थिक आजादी, महिलाओं को जो बोलते हैं ना आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा जो है उसने महिलाओं में कुछ लाया, क्या किया, मोर असर्टिव उन लोगों को बनाया देन एवर बिफोर, पहले से ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब आपका एक तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, दूसरा थर्ड फॉर्म आएगा, दूसरा पॉजिटिव सेंस का आपका कोई भी ब्लैंक होने वाला है। देख लेते हैं क्या है। देखो मेड, मेड जो है ये आपका V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, ठीक है। और मेड जो है वो भी नेगेटिव तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपका पॉजिटिव सेंस का ये वर्ड है। फिर है ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से परिवर्तित कर देना, है ना, उनको पूरा एक नया स्वरूप दे देना, ठीक है, एक चेंज ला देना, उनके अंदर क्या ला देना, एक बदलाव ला देना। तो एजुकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन मोर असर्टिव, उन्होंने वुमेन को क्या कर दिया, बहुत मोर ज्यादा असर्टिव कर दिया पहले से, देन बिफोर। तो ट्रांसफॉर्म्ड जो दोस्तों चेंज, ये जो वर्ड है इसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अगर कहीं भी लगा है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट लगा है, ट्रांसफॉर्म्ड लगा है, तो उसके बाद या तो इन या फिर आपका इनटू, ये प्रीपोजिशन आता है। इसके बाद लगा है क्या, इनटू, इन, इनटू, कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको कट कर दो। देखो मैं ये ट्रिक की तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना है ना भाई। इनके बाद क्या है, जनरली क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है इसके बाद क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन आता है। कौन सा आता है प्रीपोजिशन, इन या इनटू प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना। फिर एक होता है स्टिग्मेटाइज, तो स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है इंसल्ट करना, है ना, इंसल्ट करना या कोई धब्बा, कोई दाग लगाना, है ना, कोई दाग या धब्बा लगाना, दाग या धब्बा लगाना या लांछन लगाना, इस तरीके से बोलना, या फिर बदनाम करना। तो ये जो है आपका वर्ड, ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों, ठीक है ना। स्टिग्मेटाइज जो है आपका क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, पॉजिटिव सेंस में चाहिए। तो डोमिनेंट, अब देखो डोमिनेंट, देखो डोमिनेंट जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका तो आएगा नहीं भाई, विशेषण है तो ये हमारा वैसे ही कैंसिल आ गया, हो गया। अब ये है रिजल्टेड, दोस्तों रिजल्टेड याद रखना, रिजल्टेड के बाद भी सीधा वुमेन नहीं लगाएंगे। देखो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज रिजल्टेड वुमेन नहीं, रिजल्टेड इन समथिंग, रिजल्टेड इनटू समथिंग। तो इसके बाद भी जो है रिजल्टेड के बाद भी या तो इन या फिर इनटू का प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना, इन या इनटू का प्रीपोजिशन आता है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों भी आपके नहीं होंगे। राइट जो आंसर है वो आपका ए वाला है दोस्तों। क्या है, लगेगा आपको, देखो ट्रांसफॉर्म भी लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिक भी यूज करना है कि ट्रांसफॉर्म के बाद जनरली प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन, इन और इनटू। वैसे ही रिजल्टेड जो है उसके बाद भी क्या आने वाला है, प्रीपोजिशन आता है, इन और इनटू, ठीक है। तो मेड जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखो आप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज, क्या हो जाएगा, हैज मेड वुमेन मोर असर्टिव देन एवर बिफोर, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 जो है हमारा, बिफोर इंडिपेंडेंस द हेल्थ केयर सेक्टर डैश ऑफ ओनली सोलो फिजिशियन एंड सम नर्सिंग होम्स पेविंग द वे टू हाई एंड मार्केट। देखो क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले की यहाँ पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हेल्थ केयर सेक्टर जो है ना, हेल्थ केयर सेक्टर जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो क्या हुआ था, डैश ऑफ ओनली सोलो फिजिशियन। तो डैश ऑफ, तो दोस्तों देखो डैश ऑफ ओनली सोलो फिजिशियन एंड सम नर्सिंग होम्स पेइंग टू, ठीक है, पेइंग टू वे टू हाई एंड मार्केट। तो इसमें बात तो किसकी हो रही है, इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ कि ये जो हेल्थ केयर सेक्टर था हमारे देश का, या किसी देश का नाम तो इसमें नहीं है, तो हेल्थ केयर सेक्टर जो था वो क्या था, वो डैश ऑफ ओनली सोलो फिजिशियन, वो सोलो फिजिशियन से था, है ना। तो सोलो फिजिशियन से क्या, वो सोलो फिजिशियन या नर्सिंग जो लोन्स है उनसे भरा हुआ था, या उनसे कंसिस्ट था, या उनसे कंप्राइज था, या उनसे फिल्ड था। मतलब कोई ना कोई आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे वर्ब आने वाला है। और वर्ब कौन सा आने वाला है, सेकेंड फॉर्म का, ठीक है दोस्तों, सेकेंड फॉर्म का वर्ब आने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, अगर मैं इसका एक ट्रिक बताऊं, ठीक है ना,
तो वो ट्रिक से तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद देखो आप, ब्लैंक के जस्ट बाद देखो क्या आया है, ऑफ। मतलब हमको वो वाला वर्ब चाहिए जिसके बाद ऑफ आता है ना, ऑफ जिसके बाद आता है वो वाला वर्ब हमको चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्शन देखें, कंसिस्टेड हो गया, मेड हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, कंप्राइजेस हो गया और प्रोवाइडेड। अब आप देखो ऑफ किसके साथ आता है, बताओ जरा। देखो कंप्राइजेस ऑफ, दोस्तों कंप्राइजेस के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है, याद रखना। कंप्राइजेस जो है ये आपका पैसिव वॉइस का वर्ड है ना, अगर ये आपका पैसिव है, ठीक है, कंप्राइजेस जो है उसके साथ ऑफ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में कभी भी ऑफ नहीं आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कंप्राइज जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा, ये V1 है, ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वैसे ही आप इसको तो अवॉइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, मतलब आपका कंप्राइज नहीं होने वाला है। प्रोवाइडेड ऑफ कभी सुना है ऐसा? प्रोवाइडेड ऑफ प्रोवाइडेड बाय होता है, क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय होता है, या प्रोवाइडेड टू होता है, प्रोवाइडेड ऑफ नहीं होता है ना, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ, देखो उसके अलावा देखो कंट्री, ये जो सेक्टर है उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन आपका एक नाउन है, तो उस तरीके से भी आपका ये तो कैंसिल हो गया। और जनरली जो है कंट्रीब्यूशन के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते। कंसिस्टेड ऑफ होता है, कंसिस्टेड के बाद ऑफ आता है। और दूसरा मेड जो है, देखो ध्यान देना, मेड जो है उसके बाद भी ऑफ आता है। मतलब हमारे पास जो है दो ऑप्शन यहाँ पर बचे हुए। अब देख लेते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले जो है हेल्थ केयर सेक्टर जो है क्या हो सकता है, कंसिस्टेड ऑफ ओनली सोलो फिजिशियन एंड सम नर्सिंग होम्स, है ना, पेविंग द वे टू हाई एंड मार्केट, कि केवल उनमें क्या क्या था, एक सोलो अकेले फिजिशियन हुआ करते थे, कुछ नर्सिंग के स्टाफ हुआ कर सकते थे नर्सिंग होम के, पेविंग द वे टू हाई एंड मार्केट। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हाई एंड मार्केट की तरफ बढ़ता गया, मतलब शुरुआत तो इसी प्रकार से हुई। अब यहाँ पे कंसिस्टेड होम, दूसरा है मेड ऑफ। अब दोस्तों एक और मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, ये जो मेड ऑफ है, कभी भी मेड ऑफ आता है, ध्यान देना दोस्तों, कभी भी आपका मेड और ऑफ आया मतलब इसके पहले जो है आपका टू बी वर्ब आने वाला है। इसके वर्ब क्या आता है, मेड के बाद अगर ऑफ आता है तो उसके पहले जो है टू बी वर्ब आएगा। मतलब टू बी वर्ब का मतलब या तो आपका इज एम आर आएगा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस हुआ तो वॉज और वर आएगा, और फ्यूचर हुआ तो विल बी या फिर शैल बी, इस तरीके से वर्ड आएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या आएगा टू बी में, इज एम आर, उसके बाद मेड ऑफ, वॉज वर, उसके बाद मेड ऑफ, विल या शैल बी, उसके बाद मेड ऑफ, विल बी मेड ऑफ, है ना, या शैल बी मेड ऑफ। मतलब अगर यही आपका सेंटेंस होता कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आपका सेंटेंस होता बिफोर इंडिपेंडेंस द हेल्थ केयर सेक्टर इज मेड अप ऑफ, अगर यहाँ पे क्या होता, इज होता, तो मैं बोल देता कि मेड ऑफ, ठीक है, इज मेड ऑफ। क्यों? लेकिन अब यहां पर आप देखो कि इज नहीं है, किसी भी टाइप का कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आप देखो बिफोर इंडिपेंडेंस द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, consisted of only solo physician and solo and some nursing homes paving the way to high end market, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट वाला हमारा जो है कंसिस्टेड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 वाला। ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश अकॉर्डिंग टू द सर्वे, टू अ सर्वे न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है। यहां पर क्या बात हो रही है कि ईच बिजनेस एक्टिविटी, हर एक जो बिजनेस एक्टिविटी है वो डैश है अकॉर्डिंग टू द सर्वे, ठीक है। हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो डैश अकॉर्डिंग टू अ सर्वे न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, न्यू डैश अकॉर्डिंग टू द सर्वे न्यू एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वो क्या करती है कि ईच जो बिजनेस एक्टिविटी है डैश अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, मतलब सर्वे के हिसाब से फिर न्यू एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, मतलब वो न्यू एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो रही है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो रही है, कोई क्रिएट करने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर जो भी है आपका ये पॉजिटिव सेंस का कोई भी वर्ब आने वाला है। क्या आएगा देखो, ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश अकॉर्डिंग टू दी सर्वे, है ना। तो
तो ईच बिजनेस एक्टिविटी वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आने वाला है और कौन से सेंस में आएगा, पॉजिटिव सेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, कौन से सेंस में आने वाला है आपका, ये पॉजिटिव सेंस में आने वाला है। अब देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक छुपा हुआ है, एक बहुत बढ़िया सा हिंट आपको मिल जाएगा जिससे बहुत आसानी से आप इसको पता कर सकते हो। कैसे, फिर से पढ़ो। देखो, ईच बिजनेस एक्टिविटी है ना, डैश वो कुछ होती है, कुछ करती है, मतलब कुछ एक्शन तो होगा। ठीक है, और हर एक बिजनेस एक्टिविटी की बात हो रही है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू है ना, डैश अकॉर्डिंग टू द सर्वे है ना, तो डैश अकॉर्डिंग टू द सर्वे न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड, ये देखो न्यू एम्प्लॉयमेंट टू, तो ये जो टू है आपका, ये जो टू आया है, ये टू इस वर्ब के लिए आएगा। ये जो टू आया है ये किस वर्ब के लिए, इस वर्ब के लिए आया। अब देख लेते हैं टू किसके साथ लगता है, तो ईच बिजनेस एक्टिविटी इंडोर्स अकॉर्डिंग टू है ना, तो इंडोर्स का मतलब होता है एडअप होना। ठीक है, इंडोर्स का मतलब होता है उसके अंदर एडअप हो जाना। रिफर्स जो है, रिफर्स के साथ हमेशा क्या लगता है, रिफर्स के साथ टू लगता है। ठीक है, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स के साथ टू नहीं लगता है। ठीक है, प्रोवाइड्स के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। ठीक है, प्रोवाइड के साथ हमेशा विथ लगता है। मार्क्स, मार्क्स के साथ टू नहीं लगता है, मार्क्स के साथ जो है हमेशा क्या लगता है दोस्तों, मार्क्स के साथ भी आपका विथ लगता है। मार्क्स के साथ क्या लग जाएगा, विथ, मतलब ये टू आपका नहीं आएगा। क्रिएट्स जो वर्ड है, क्रिएट्स के साथ भी आपका टू आ सकता है। अब मीनिंग वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा कि ईच बिजनेस एक्टिविटी क्या होगा, ईच बिजनेस एक्टिविटी इंडोर्स एडअप अकॉर्डिंग टू द सर्वे न्यू एम्प्लॉय। एक काम करो आप, इस अकॉर्डिंग टू सर्वे को बिल्कुल हटा दो, इस अकॉर्डिंग टू द सर्वे को जो है आप हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है ना। इसको नहीं लिखोगे तो भी मीनिंग जो है गलत नहीं होगा, पूरा कंप्लीट मीनिंग होगा। ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई। ठीक है, ईच बिजनेस एक्टिविटी, इसको ब्रैकेट में समझ लो अकॉर्डिंग टू सर्वे, तो इसको मत पढ़ो। ठीक है, आगे पढ़ो, ईच बिजनेस एक्टिविटी न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो करती है, वो क्या करती है, नया एम्प्लॉयमेंट, नया एम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, नया एम्प्लॉयमेंट, नया जो जॉब है उसको क्या करती है, उसको इंडोर्स नहीं करती है, पहले से इधर से उधर शिफ्ट नहीं करती है, उसको मार्क्स नहीं करती, उसको पॉइंट आउट नहीं करती है। ठीक है, मार्क्स मतलब चिन्हित करना, तो उसको चिन्हित नहीं करती है। भाई हर एक जो बिजनेस एक्टिविटी, हर एक जो कारोबारी जो एक्टिविटी होती है वो एम्प्लॉयमेंट को, वो जॉब्स को क्या करती है, वो जॉब्स को वो जॉब को शिफ्ट करती है नहीं, वो जॉब को चिन्हित करती है, मार्क करती है नहीं, वो जॉब को रिफर्स करती है, किसी और से रिफर करने की बात हो रही है किधर से उधर, है ना। भाई बिजनेस एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट को रिफर नहीं करती, वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड्स, प्रोवाइड मतलब देना, वो देती है, या फिर क्रिएट करती है। क्या करती है, क्रिएट करती है। तो हर एक जो बिजनेस एक्टिविटी है वो एम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, वो जॉब को, नए नए जॉब्स को क्या करती है, नए नए जॉब्स को क्रिएट करती है। यहाँ पे क्रिएट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दोस्तों डी वाला जो है ना, क्रिएट्स, वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो, ईच बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ठीक है, क्रिएट्स टू किसको, लोगों को, न्यू एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ठीक है, हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये वर्ड की वजह से थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अभी आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। क्रिएट्स जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। देखो 49th वाला हमारा, यूजिंग जार्गन्स एंड hackneyed expressions in any composition is false yet as some say dash for some readers। तो दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने हैं, एक तो होता है जार्गन। दोस्तों जार्गन का मतलब होता है बहुत ही हैवी। ठीक है, हैवी वर्ड्स, हैवी या फिर जो टेक्निकल, जो टफ जो वर्ड्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, बहुत कठिन कठिन, बहुत ही वो एक मतलब बिल्कुल जो आपके बहुत ही कम सुने हुए ऐसे वर्ड हैं जो आप केवल डिक्शनरी में देखते हो, बहुत ही रेयर आप उसको देखते हो। टेक्निकल बिल्कुल हाई वर्ड, हैवी वर्ड जो होते हैं उनको जार्गन्स कहा जाता है। ठीक है, और हैकनेड का मतलब होता है ओवर यूज, किसी चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो ओवर यूज,
ओवर यूज इसका सेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा यूज, ओवर यूज या जिसको बार बार रिपीटेड कर रहे हो उसको आप क्या कहते हैं, हैकनेट। तो देखो क्या हो रहा है, यूजिंग जार्गन मतलब हैवी वर्ड्स एंड ओवर यूज एक्सप्रेशन। ऐसे ओवर यूज एक्सप्रेशन यूज करने में क्या होगा, इन एनी कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन में, कोई स्टोरी राइटिंग है, कोई ऐसे राइटिंग है, कुछ भी आप लिख रहे हो उस कंपोजिशन में क्या है, इज फॉल्स मतलब ये गलत है। यहाँ पे क्या बात हो रही है दोस्तों कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी अपने को टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करना है, अगर कोई कंपोजिशन बना रहे हो या फिर बार बार एक ही तरह की जो एक्सप्रेशन है बार बार उसको यूज नहीं करना है ना, अगर आप उसको यूज करते हो तो वो क्या है, गलत है। वो क्या है, गलत है। उसके बाद दोस्तों ध्यान देखो क्या आ गया आपका, यट आ गया। यट मतलब हालांकि, है ना, बावजूद उसके। तो दोस्तों यट का आप ये जो कंजंक्शन है इसका आप याद रखो कि यट के पहले वाला सेंटेंस और आगे वाला सेंटेंस जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट सेंस में आता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, मतलब अगर ये सेंटेंस यट के पहले वाला आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो यट के बाद जो है वो नेगेटिव सेंस में होगा। उसी प्रकार से अगर यट के इधर आपका ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है तो इधर जो है ये वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में होगा। अब आप यदि आप इसको क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, ये सेंटेंस को यहाँ तक हमने कर लिया और दूसरा जो है हमने इस पार्ट तक डिवाइड हमने इसको कर लिया। अब आप देखो, ठीक है, यहां से यहां तक आप देखो मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप देखो यूजिंग जार्गन्स एंड हैकनेड एक्सप्रेशन, इस तरह के भारी भरकम जो एक्सप्रेशंस वर्ड वगैरह यूज करेंगे किसी भी कंपोजिशन में तो वो क्या है, वो फॉल्स है, वो ठीक नहीं है। मतलब ये आपका पूरा का पूरा जो है एक नेगेटिव सेंस का सेंटेंस हो गया दोस्तों। कब, यट के पहले वाला। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि इसके आगे वाला कौन से सेंस का होगा, इसके आगे वाला पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस होगा। तो देखो एज सम सेज, है ना, यट एज सम सेज, लेकिन कुछ लोग जो है ना, बावजूद उसके जो है कुछ लोग क्या कहते हैं, डैश फॉर सम रीडर्स। तो डैश फॉर सम रीडर्स, तो ये जो है पॉजिटिव सेंस का आपका वर्ड होगा। कौन से सेंस का वर्ड होगा, पॉजिटिव सेंस का, है ना। यट आया तो इधर वाला कोई भी पूरा का पूरा जो सेंटेंस है आपका कोई पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो आप कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज्यादा उलझा हुआ, है ना, नेगेटिव सेंस का ये वर्ड है। मीनिंगफुल आपका बिल्कुल पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कोई मीनिंग निकल रहा है। एब्स्ट्रूज का मतलब भी होता है कंफ्यूजिंग, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सेंस में बात हो रही है, जो ऐसा वर्ड जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज, बिल्कुल कठिन, समझ में नहीं आना। कॉम्प्लिकेटेड तो मतलब ये भी क्या हुआ, नेगेटिव सेंस हो गया। कॉम्प्लिकेटेड, है ना, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब भी उलझन पैदा करने वाला या फिर कंफ्यूजिंग, है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव सेंस का। तो दोस्तों सारे आपके नेगेटिव हैं। एक वर्ड आपका जो है मीनिंगफुल, ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंस का। और देखो आप इसमें अगर रखोगे आपको सही मीनिंग निकल के आ रहा है। देखो यूजिंग जार्गन एंड हैकनेड एक्सप्रेशंस इन एनी कंपोजिशन इज फॉल्स, ये गलत है। येट उसके बावजूद कुछ लोग जो है, सम सेज मीनिंगफुल फॉर सम रीडर्स, तो वो सम कुछ लोगों का क्या मानना है कि ये वाले जो शब्द है कुछ रीडर्स के लिए, कुछ पाठकों के लिए ये क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से किया, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से, ट्रिक शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को बताया कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों जो है फ्रेज का क्वेश्चन है, आपका फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है ना, इडियम्स एंड फ्रेज, कहावत, मुहावरे और लोकोक्ति, इसका ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप क्या लिखा हुआ है, द टीचर टोल्ड दैट इट वाज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है, कैन अंडरस्टैंड इट। फिर से पढ़ लेते हैं, देखो द टीचर टोल्ड दैट it was so simple that even a man in the street can understand। टीचर क्या कहती है, इसका मीनिंग समझते हैं कि ये इतना सरल है, ये इतना सरल है कि एक व्यक्ति जो कहां पर है, रोड पर है, वो इसको समझ सकता है। दोस्तों ये आपका फ्रेज है और इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसके अंदर जो है आप तुक्का नहीं मार सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं कर सकते हो कि बस मैन इन स्ट्रीट के रोड पे कोई भी खड़ा हो तो उससे रिलेटेड कुछ हो, तुक्का नहीं मार सकते हो। आपको एग्जैक्ट इसका मीनिंग
मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्शंस दिए हैं आप देखो सब बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले ऑप्शंस हैं। आप देखो क्या लिखा है, एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, एक कॉमन मैन या ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो, या एक स्ट्रेंजर। अब वो स्ट्रेंजर देखो, मैन इन द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट के ऊपर मैन जो है कोई ऑर्डिनरी भी हो सकता है, अब मैन इन द स्ट्रीट जो है वो स्ट्रेंजर अजनबी भी हो सकता है। देखो कितना क्लोज है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि ये लगाएं कि ये लगाएं, ये भी हो सकता है ना, एक अजनबी भी हो सकता है। अ मैन विद वीक इंटेलिजेंट, ये भी लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर है, जो बुद्धू किस्म का है ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आती है ना। और यहाँ पे आप देखो तो टीचर टोल्ड दैट इट वाज सो सिंपल, ये इतना सरल है कि एक बुद्धू व्यक्ति भी समझ जाएगा। हम अगर हमारा दिमाग उस तरीके से लगाएं तो हमको लगता है कि ये भी सही है ना, तीन तीन सही लग रहे हैं। यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाए, इलिटरेट भी समझ जाए, है ना, एक गरीब आदमी ये भी समझ जाए। तो दोस्तों इसमें जो है मेरा कहना मानो, आप लोग तुक्का मत मारो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, फ्रेजेस जितने भी है उसको पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो। और एक बार अगर आपके दिमाग में ये कहीं से भी गुजर के आ गया, कहीं से भी आपने पढ़ लिया, एक बार बस पढ़ लिया, आप कभी नहीं भूलोगे। ये इतने आसान है, बस शर्त है कि इसका आपको एक बार आपको इसको पढ़ा हो आपने, तो आपके लिए बेहतर है। दोस्तों अ मैन इन द स्ट्रीट का एक्चुअल मतलब होता है एन ऑर्डिनरी पर्सन, और कुछ नहीं होता है, एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है। अगर यहाँ पे होता अ कॉमन, क्या होता, अ कॉमन मैन, ठीक है ना, तो भी करेक्ट होता, या तो अ कॉमन मैन या कोई सामान्य व्यक्ति, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर नहीं, कोई वीक इंटेलिजेंस, इलिटरेस, पुअर, ये सब कुछ भी नहीं, केवल मात्र देखो याद रखो, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति, रोड पे जो आदमी है, मतलब एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, सामान्य वर्ग नहीं, सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जो रोड पर रहता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला आपका बिल्कुल सही है और याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चंस आपके फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं, सीधे आपके पास इडियम्स और फ्रेजेस हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक प्रॉपर देखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों, आप लोगों को जो है इसका परफेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक में जाओगे तो कई बार उलझ जाओगे। कारण क्या है कि बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। कई बार तो ऐसे सेंटेंस होते हैं आपको लगेगा दोनों सही है या तीनों सही है या सारे सही है, बिल्कुल 100% सारे सही लगेंगे आपको, लेकिन एग्जैक्ट उसका मीनिंग हमको अगर पता है तो हमको आंसर आ पाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, देखो, व्हाट इज शॉकिंग इज दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज अ प्रेजेंट इज एट प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू दी गैलरी। देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, व्हाट इज शॉकिंग इज दैट। देखो सबसे बड़ी शॉक की बात क्या है, सबसे बड़े सरप्राइज की बात क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, इज एट प्रेजेंट, एज प्रेजेंट मतलब आज के टाइम में, आज क्या करती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती है, प्लेइंग टू द गैलरी, ठीक है, प्लेइंग टू द गैलरी। अब इसका बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। चलो ऑप्शन नहीं देखो तो क्या समझ में आ रहा है, सपोज ऑप्शन मत देखो, कैसे क्या समझ में आ रहा है, क्या मीनिंग निकल के आ सकता है, पहले खुद से थोड़ा सा एक अंदाजा लगाओ, ठीक है। व्हाट इज शॉकिंग, क्या सबसे सरप्राइज की बात है, दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है आज के हाल में वो क्या करती है, वो प्लेइंग टू द गैलरी करती है। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या हो सकता है, दिखावा करने से हो सकता है ना। वो क्या करती है, दिखावा करती है कि बाहर से कुछ और वादे कुछ और करती है और असल में जो है काम कुछ और करती है ना। इस तरीके से कोई बात हो रही, दिखावे करने से बात हो रही है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें बोलना, उससे भी हो सकता है ना, कि बस बड़ी बड़ी बातें बोलती है, ठीक है। प्लेइंग टू द गैलरी, गैलरी मतलब क्या, सामने गैलरी में सब कुछ दिखता है ना। इस तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हो कि गैलरी में सब कुछ दिखता है, मतलब सबको लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, लेकिन असल में जो है वो पीछे से कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो कुछ केवल दिखावा करने के सेंस में हमको थोड़ा पता चल रहा है। चलिए ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। तो क्या है, अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स, है ना। तो देखो क्या कर रही है सरकार, चीप टैक्टिक्स मतलब कुछ तरकीबें अडॉप्ट कर रही है ना। एक सस्ते तरकीबें, सस्ती एक पब्लिसिटी करके कर रही है, ऐड देके कर रही है ना, लोगों को पैसे बांट के कर रही है, कुछ लोगों को गलत गलत न्यूज़ देके कर रही है ना, उसको बोलते हैं चीप टैक्टिक्स। लोगों को जबरदस्ती परेशान कर रही है ना, वो सबको बोलते हैं चीप टैक्टिक्स। बिल्कुल सही हो सकता है
है ना, जैसे हम लोगों ने सोचा उस हिसाब से ये भी सही हो सकता है। अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स, भाई आप बोल नहीं सकते हो कि ये गलत नहीं होगा, हो सकता है ना, चीप टैक्टिक्स। दूसरा क्या है हमारा, बी फूलिंग द कॉमन मैन, ये भी हो सकता है। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको क्या करती है सरकार, भाई सीधी सी बात है, प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब अगर हम देखें कि गैलरी में सामने खड़े होके पीछे कुछ और कर रहे हैं, सामने कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब बी फूलिंग, कॉमन मैन को फूल बना रही, पागल बेवकूफ बना रही है ना। फिर फाइटिंग फॉर वोट्स, वोट्स के लिए लड़ रही है, चलिए ये मान लेते हैं कि नहीं होगा, है ना। तो ये दो तो हमको लग रहा है कि बी फूलिंग और कॉमन मैन। फाइटिंग फॉर वोट्स, है ना, प्लेइंग टू द गैलरी। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोले कि हाँ सर फाइटिंग फॉर द वोट्स, भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि आप बोलो कि नहीं सर ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना, ये नहीं है, मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। फाइटिंग फॉर वोट्स, तो वोट्स के लिए फाइट करना मे भी हो सकता है। अपीजिंग द मासेस, मासेस को खुश करना, और ये नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एक बार आपको पढ़ने में आना चाहिए, तो आपको आंसर इसको कर पाओगे। बिल्कुल ये लक की बात है, लेकिन आपकी मेहनत की भी बात है कि आपने कहीं इसको पढ़ा हो, फ्रेजेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो प्लेइंग टू द गैलरी दोस्तों, ये एक ऐसा मुहावरा है या एक ऐसा फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है अपीजिंग द मासेस। क्या मीनिंग होता है, अपीजिंग द मासेस, की जो भीड़ है, लोग हैं, उनको खुश करने की कोशिश होना, ठीक है। अपीजिंग द मासेस, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्लेइंग टू द गैलरी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अपीजिंग टू द मासेस, इसमें बी फूलिंग आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप फाइटिंग फॉर वोट्स नहीं बोल सकते हो, अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स ये भी नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका कोई इलाज नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेइंग टू द गैलरी जो है उसका मतलब होता है अपीजिंग दी मासेस, बिल्कुल याद रख लो, छोटा सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री इज विटनेस, ठीक है। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो क्या है, गवाह है। इतिहास गवाह है किस बात का, दैट मेनी हिंदू किंग्स फॉट टू दी बेटर एंड, है ना, मेनी हिंदू किंग्स फॉट टू दी बेटर एंड ड्यूरिंग देयर रेन इन देयर लाइव्स, ठीक है। क्या इसका मीनिंग है कि हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि बहुत से हिंदू राजा जो है वो लड़े, वो कैसे लड़े, वो फॉट, है ना, कैसे लड़े, फॉट टू द बेटर एंड, मतलब अगर आप इसको समझना चाहो तो आप बोल सकते हो वो अंत तक लड़े, आखिरी सांस तक लड़े, है ना, जब तक युद्ध चला तब तक लड़े, बिल्कुल पूरी हिम्मत तक लड़े, है ना। ये तो आ ही रहा है, एक बार पढ़ने में तो दिमाग में यही चीजें आ रही है, लेकिन ट्विस्ट अभी शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी वैसे लगेंगे, सभी आपको लगेंगे अंत तक लड़े। चलिए देखते हैं। तो हिस्ट्री, तो ये मीनिंग तो समझ में आ गया ना कि हिस्ट्री गवाह है कि बहुत सारे जो हिंदू राजा है वो बिल्कुल बेटर एंड तक लड़े ड्यूरिंग देयर रेन, उनका जो समय था, उनका जो रूल था, रेन मतलब उनका जो रूल था, इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में वो बहुत अच्छे से लड़े। तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो देखो, टू दी बेटर एंड क्या मतलब है, फॉट टू दी लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमीज पोजीशन, इसका क्या मतलब है कि कहां तक लड़े, कि जहां तक दुश्मन आखिरी जो छोर जहां पे दुश्मन खड़ा था, है ना, उस छोर तक वहां तक लड़े, उस पॉइंट तक लड़े, लास्ट वो जो दुश्मन की सीमा थी वहां तक गए, उसको भगा के वापस आए, है ना, वहां तक लड़े, उस सेंस में बात हो रही है। या डाइड फाइटिंग, या लड़ते लड़ते जो है उनकी डेथ हो गई, ये सेंस हो सकता है क्या। अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर हो सकता है, भाई बेटर एंड, एंड मतलब क्या, मतलब डेथ, तो एंड को बहुत सारे लोग डेथ भी समझ सकते हैं, तो डेड फाइटिंग भी लग रहा है। कैरीड ऑन द कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जंग जो है, अपना जो युद्ध है, जो लड़ना है वो जारी रखा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, और जो परिणाम है उसकी चिंता किए बिना, है ना, ये भी हो सकता है। फॉट अ लूजिंग बैटल, ये लोग ऐसा बैटल लड़े जो कि वो हारने के जिसमें ज्यादा चांसेस थे। या फिर ये हो सकता है वन बैटल्स विद अ स्मॉल आर्मी, छोटी छोटी आर्मी से भी उन्होंने युद्ध जीते। तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका भी आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप तुक्का लगाने जाओगे तो मुझे लगता है कि गलत करके आओगे, ठीक है, क्योंकि बेटर एंड का सब लोग समझेंगे डाइड फाइटिंग सब लोग लगा देंगे और गलत करके आ जाएंगे, जबकि इसका जो सच आंसर है, राइट आंसर है वो सी वाला है, कैरीड ऑन द कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, की चाहे परिणाम कुछ भी हो, है ना। बेटर एंड का मतलब है
कि परिणाम उन्होंने परिणाम की चिंता की नहीं, उन्होंने बस अपना कर्म किया, है ना, अपना जो युद्ध था, जो उनको लड़ना था या जो भी उनको जंग में जो भाग लेना था, उन्होंने बस अपना काम किया। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि यहाँ पे परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है, उसको चिंता किए बिना वो जो है लड़ते रहे, फाइट करते रहे। ये सेंस में इसका मीनिंग आपका निकल के आ रहा है, सी वाला राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।